26 नवंबर 2008 की शाम हमेशा की तरह मुंबई की सड़कों पर जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। अपने कल से अनजान हर कोई अपने काम में बिजी था। किसी ने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि अब से बस कुछ ही घंटे बाद मुंबई में ऐसी तबाही होगी जिसे मुंबई शहर कभी नहीं भुला पाएगा। मुंबई को दहलाने के लिए आम कपड़ों में आम दिखने वाले 8 लड़के स्पीड बोट से बुधवार पार्क में उतरते हैं। इतना नॉर्मल दिखने के बावजूद भी इन लड़कों को देखकर वहाँ के लोकल लोगों को थोड़ा अजीब महसूस होता है। इन लोगों में मौजूद भरत तमोरे नाम के एक आदमी को अजीब लगने के साथ साथ कुछ मिस्टीरियस भी फील हुआ। इसलिए उन्होंने फौरन सभी लड़कों को रोककर उनसे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। इस सवाल पर पहले तो सभी हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर कोई खुद को स्टूडेंट तो कोई कुछ बताता है। लेकिन इतने में उन लड़कों में से एक लड़का जोर से चिल्लाता हुआ बोलता है कि अपने काम से काम रखो। रात का वक्त था और ऐसे में एक ही उम्र के 8 लड़के कंधों पर 2 बड़े बड़े बैग लेकर बिना कुछ बताए वहां से निकल लेते हैं। भरत को इन लड़कों पर शक होता है, जिस कारण वो आगे चलकर इस घटना की जानकारी मुंबई पुलिस को भी देते हैं। लेकिन पुलिस बात को हल्के में लेते हुए कोई कार्रवाई नहीं करती। बाद में कार्रवाई न करना ही मुंबई पुलिस की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अगर समय रहते मुंबई पुलिस कोई कार्रवाई करती तो शायद मुंबई में मौत का तांडव न देखने को मिलता। शायद उस दिन का इतिहास 166 लोगों के खून से सना नहीं होता। वहां से निकलने के बाद सभी लड़के 2-2 के ग्रुप में डिवाइड होकर टारगेट की गई लोकेशंस की तरफ निकल पड़ते हैं। इन लोकेशंस में सीएसटी रेलवे स्टेशन, ताजमहल पैलेस होटल, लियोपोल्ड कैफे और नरीमन हाउस शामिल थे। सारी जगहें वहां से बस कुछ ही दूरी पर थी। हालांकि समुद्र के रास्ते से आई बोट में 8 नहीं बल्कि टोटल 10 लड़के थे, जहां 10 में से 8 लड़के बोट से उतरकर सड़क के रास्ते अपनी अपनी लोकेशन पर पहुंच रहे थे, तो वही बाकी के 2 लड़के अपनी टारगेट ओबरॉय होटल तक पहुंचने के लिए बोट का ही इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ जहां ये लड़के अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए तेजी से अपनी अपनी लोकेशंस की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो वही दूसरी ओर मुंबई हमेशा की तरह अपनी धुन में बस चलती जा रही थी। लोग रोज की तरह काम काज में बिजी थे, लेकिन अचानक मुंबई गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठती है। मुंबई के लिए यह आवाजें नहीं थी। अंडरवर्ल्ड के गुटों में अक्सर शूट आउट होता रहता था। थोड़ी बहुत गोलीबारी तो मुंबई के लिए आम बात थी, लेकिन आज कुछ बड़ा हुआ था। इतना बड़ा कि जिसकी आवाज ने देश को सुन्न करके रख दिया था। इस धमाके और अंधाधुन गोलीबारी की शुरुआत छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से होती है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई के सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है। उस दिन पटना जाने वाली ट्रेन कुछ घंटों की देरी से चल रही थी। यात्रियों को ये कहाँ पता था कि ये देरी उनके लिए जानलेवा साबित होने वाली है। इस्माइल खान और अजमल कसाब नाम के 2 लड़के एक साथ स्टेशन पर पहुंचते हैं और ऐसे खौफनाक मंजर को जन्म देते हैं जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। यहाँ पहुंचकर जहाँ कसाब पागलों की तरह हंसते हुए AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगता है, तो वही इस्माइल चारों तरफ हैंड ग्रेनेड फेंकता है। किसी को अंदाजा नहीं था कि क्यों और किस कारण उन पर ऐसा हमला किया जा रहा है। चारों ओर बस गोलीबारी और चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। लगातार गोलियों की आवाज और बॉम्ब धमाकों से लोग डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। जिसको जहाँ जगह मिलती है वो वही छुप जाता है। अफरा तफरी और चीख पुकार के बीच दोनों इस तरह फायरिंग कर रहे थे जैसे मानो कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। इन दोनों आतंकियों का सिर्फ एक ही मकसद था और वो था मुंबई के सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर अधिक से अधिक लोगों की मौत। स्टेशन पर काम करने वाले लोगों और रेलवे पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल किया जाए। फिर भी दोनों आतंकियों को रोकने के लिए रेलवे पुलिस हर एक कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। दरअसल दोनों लड़के पहले से ही प्लान बनाकर आए थे और उनके पास हर तरह के हथियार मौजूद थे, लेकिन रेलवे पुलिस के पास केवल उनकी ड्यूटी रिवॉल्वर ही मौजूद थी, जिस कारण वो इनका सामना नहीं कर पाते और वही शहीद हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच रेलवे स्टेशन के ही एक कर्मचारी विष्णु दत्ताराम अपनी जान की परवाह न करते हुए अनाउंसमेंट करके सभी पैसेंजर्स को आगाह करते हैं कि वो फौरन स्टेशन को छोड़कर अपनी जान बचाए। अनाउंसमेंट सुनते ही कई लोग अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहे, लेकिन आतंकियों का हमला इतना भयानक था कि केवल 1 घंटे में 58 लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं, तो वही 104 लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। जब सीएसटी रेलवे स्टेशन पर गोलीबारी चल रही होती है तभी मुंबई पुलिस को इस घटना की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन इससे पहले कि पुलिस कोई एक्शन लेती एक और खूनी खेल खेला जाता है और इस बार लोकेशन अलग थी। मुंबई के फेमस लियोपोल्ड कैफे में उन्हीं 10 में से 2 आतंकी शोएब और नाजिर एकदम सीएसटी रेलवे स्टेशन जैसी ही घटना को अंजाम देते हैं। लियोपोल्ड कैफे में अपनी शाम को हसीन बनाने में डूबे हुए लोगों को आने वाले पल की कोई खबर नहीं थी। पार्टियों में मशगूल लोगों में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उनके लिए आखिरी रात साबित होगी। वो खुशी और जश्न के माहौल में खोए हुए थे कि तभी 2 जवान लड़के हाथों में हथियार लिए कैफे में बैठे हर एक शख्स के खून के प्यासे बन जाते हैं।
लियोपोल्ड कैफे मुंबई का एक बेहद जाना माना कैफे है, जहां लोगों की हमेशा भीड़ रहती है। इस कैफे पर फॉरेनर्स का भी हमेशा से आना जाना रहा है। कैफे की पॉपुलैरिटी और फॉरेनर्स की प्रेजेंस के कारण ही इस कैफे को टारगेट किया जाता है। दोनों आतंकी लियोपोल्ड कैफे में घुसते ही कई राउंड फायरिंग करते हैं। अचानक से की गई अंधाधुंध फायरिंग से कैफे में बैठे कई लोग चाहकर भी अपनी जान नहीं बचा पाते, जिस कारण इस हमले में कई विदेशी और भारतीय लोग मारे जाते हैं। मुंबई में लगातार 2 अटैक्स होने के बाद भी बात यहाँ नहीं थमती है। अभी तो बस शुरुआत हुई थी और अभी कई बड़े हमले बाकी थे, जिनमें सैकड़ों लोगों की जिंदगी जानी थी। लियोपोल्ड कैफे को टारगेट करने के बाद ये दोनों आतंकी ताज होटल की ओर अपना रुख करते हैं, जहां पहले से ही इनके 2 गैंग मेंबर पहुंच चुके थे। लगातार हो रहे अटैक से चैन की नींद सो रहे लोग जाग जाते हैं। लोगों को उनके घर में ही रहने की सलाह दी जाती है। सब कुछ इतना अजीब और तेजी से हो रहा था कि किसी को सोचने और संभलने तक का वक्त नहीं मिल पाता। हर गुजरते मिनट के साथ मीडिया में अटैक की न्यू हेड घंटों पहले शुरू हुआ ये हमला ऐसा विकराल रूप ले लेता है कि हर तरफ से सिर्फ गोलीबारी और बॉम्ब ब्लास्ट की खबरें ही सामने आ रही थी। अपनी तेजी के लिए मशहूर मुंबई कुछ समय के लिए रुक सा जाता है। शुरुआती दौर में मुंबई पुलिस को ये सब एक गैंग वॉर लगता है, लेकिन कुछ ही समय में पुलिस को भी समझ आ जाता है कि ये कोई गैंग वॉर नहीं बल्कि एक फुल्ली प्लान टेररिस्ट अटैक है। मुंबई में उस दिन एक ही समय पर कई जगह हमले हो रहे थे। जब सीएसटी स्टेशन और लियोपोल्ड कैफे में हमला हो रहा था, तभी आतंकियों का एक और ग्रुप ताज होटल को निशाना बना रहा था। ताज होटल पर अटैक की इतनी जबरदस्त प्लानिंग की गई थी कि जिस समय ताज होटल पर हमला किया जाता है, उस समय होटल के मैक्सिमम रूम्स बुक थे। हमले के वक्त यूरोपियन पार्लियामेंट कमेटी के कई डेलीगेट्स भी होटल में मौजूद होते। इत्तेफाक से उस दिन गौतम अडानी भी ताज होटल में ही मीटिंग कर रहे होते हैं। हालांकि अपनी मीटिंग खत्म करके जैसे ही अडानी बाहर की ओर जाने लगते हैं, वैसे ही उनकी टीम उन्हें एक और मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म करती है, जिस कारण बाहर निकलने के बजाय वो वापस से मीटिंग रूम में चले जाते हैं। एक तरफ अडानी मीटिंग के लिए जाते हैं तो दूसरी ओर अब तक आतंकियों का तीसरा ग्रुप हाफिज और जावेद ताज होटल के मेन एंट्रेंस से होटल में घुस जाते हैं। उनके होटल में एंटर करते ही होटल ताज गोलियों की तड़तड़ाहट और बम के धमाकों से गूंज उठता है। जैसे ही अडानी की टीम को इस हमले के बारे में पता चलता है, अडानी को तुरंत किचन के जरिए बेसमेंट में ले जाया जाता है, जहां वो रात भर रहते हैं और सुबह उन्हें मार्कोस कमांडो सेफली रेस्क्यू कर लेते हैं। अडानी तो सेफ हो चुके थे, लेकिन अभी भी यहाँ हजारों लोगों की जान दांव पर लगी थी। दोनों आतंकी लगातार फायरिंग कर रहे थे। गोलीबारी की आवाज सुनकर हर तरफ डर का माहौल था। सबसे पहले इन दोनों आतंकियों ने मेन गेट पर ड्यूटी कर रहे गार्ड की हत्या कर दी। उसके बाद होटल के ग्राउंड फ्लोर पर जो भी लोग थे, उनमें से कुछ को मार स्टेज बना लिया। ग्राउंड फ्लोर के बाद आतंकी फायरिंग करते हुए सीढ़ियों से ऊपर के फ्लोर्स को खंगालने लगते हैं। हालांकि इस मौके का फायदा उठाकर मुंबई पुलिस अलग अलग गेट से कई बड़े अधिकारियों को सेफली रेस्क्यू कर लेती है। 200 के करीब लोग खुद होटल की खिड़कियों को तोड़कर बेडशीट और पर्दों के सहारे अपनी जान बचाने में सफल होते हैं। यहाँ पर आतंकियों का मोटिव किसी बड़े बिजनेसमैन या फॉरेन डेलीगेट्स को हॉस्टेज बनाने का था, ताकि इसके सहारे वो इंडियन गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर सके। दोनों आतंकी होटल में घुसने के साथ ही पहले 5th फ्लोर पर अटैक भी इसलिए ही करते हैं क्योंकि 5th फ्लोर पर बिजनेस सेंटर था। उन्हें लगा था कि इस फ्लोर पर उन्हें कोई ना कोई बड़ा आदमी जरूर मिल जाएगा। हालांकि अगर गौतम अडानी को रेस्क्यू नहीं किया जाता तो इनके मंसूबे पूरे हो भी सकते थे। लेकिन 5th फ्लोर पर किसी बिग पर्सनैलिटी के ना मिलने पर दोनों आतंकी फायरिंग करते हुए 6th फ्लोर पर चढ़ जाते हैं और वहां अपना कंट्रोल सेंटर बनाने के लिए एक कमरा तलाशने लगते हैं। उनकी नजर रूम नंबर 520 पर पड़ती है, जो अंदर से बंद था। बहुत खटखटाने के बाद भी गेट नहीं खुलता तो आतंकी हथियारों से मारकर गेट खोल देते हैं और अंदर घुस जाते हैं। दरअसल उस कमरे में कॉर्पोरेशन बैंक के फॉर्मर चेयरमैन KR रामामूर्ति मौजूद थे। होटल में गोलियों की बौछार और लोगों की चीख पुकार से उन्हें भी इस हमले के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो अपने रूम के गेट को बंद कर वॉशरूम में छुप जाते हैं। लेकिन कमरे का गेट खुलते ही उनकी धड़कनों की रफ्तार एकदम से तेज हो जाती है और जिसका डर था वही होता है। वॉशरूम में छुपे रामामूर्ति आतंकियों की नजर में आ जाते हैं, लेकिन आतंकी उनको मारने के बजाय उन्हें वही बंधक बना लेते हैं। ताज होटल पर अटैक के बीच ही विले पार्ले और वाड़ी बंदर में चलती टैक्सी में तेज आवाज के साथ बॉम्ब ब्लास्ट होता है और आसमान धुएं से भर जाता है। टैक्सी में ट्रैवल कर रहे सभी लोग मारे जाते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट इतना जोरदार होता है कि आसपास की कई बिल्डिंग्स में आग लग जाती है और उससे भी कई लोगों की मौत हो जाती है। टैक्सी में बॉम्ब लगाने का काम भी उन 10 लोगों में से ही कुछ टेररिस्ट का होता है। दरअसल आतंकी फेमस और क्राउडेड जगहों को टारगेट तो कर ही रहे थे, इसके अलावा
का टारगेट वो टैक्सी भी होती है जिनसे वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे थे। आतंकी टैक्सी में ट्रैवल करते समय ड्राइवर को बातों में उलझाकर उनमें बॉम्ब लगा देते और फिर खुद टैक्सी से उतर जाते। टैक्सी ब्लास्ट के जरिए भी वो मुंबई को दहला रहे थे। ताज होटल में जब दोनों आतंकी 6th फ्लोर पर अपना कंट्रोल रूम बना रहे थे तभी उनके 2 और साथी नाजिर और शोएब भी ताज होटल पहुंच जाते हैं। होटल पहुंचते ही ये दोनों आतंकी पागलों की तरह अंधाधुंध फायरिंग करते हुए कई लोगों को मार देते हैं और 4 लोगों को हॉस्टेज बनाकर रूम नंबर 520 में ले जाते हैं। अब इस रूम में 4 आतंकी और 5 हॉस्टेजेस होते हैं। इस वक्त कोई आतंकी लगातार किसी से फोन पर आगे के हमले को लेकर बात कर रहा होता है तो कोई आतंकी 5 बंधकों की आईडीज को गूगल पर सर्च करके ये ढूंढने की कोशिश में लगा होता है कि काश इनमें से कोई एक बड़ा आदमी हो जिसके जरिए भारत सरकार पर दबाव बनाकर नेगोशिएशन किया जा सके। लेकिन पकड़े हुए लोगों में कोई भी बड़ा नाम नहीं मिलने पर आतंकी कमरे की चादरों और पर्दों में आग लगा देते हैं। आग के धुएं से हॉस्टेजेस का दम घुट रहा होता है लेकिन किसी भी तरह वो एक दूसरे को आजाद करके बेडशीट्स के सहारे कमरे की खिड़कियों से नीचे उतरकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। ये 5 हॉस्टेजेस तो बच जाते हैं लेकिन ताज होटल में अब तक 31 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। एक तरफ ताज होटल में आतंक मचा हुआ था तो वहीं दूसरी तरफ आतंकियों की चौथी टीम के नाजिर और बाबर इमरान नरीमन हाउस में घुसकर वहां मौजूद लोगों को हॉस्टेज बना लेते हैं। दरअसल नरीमन हाउस पर इन आतंकियों का अटैक करने का एक अलग मोटिव होता है। 5 फ्लोर की ये बिल्डिंग जूइश ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2 साल पहले ही खरीदी गई थी जिस वजह से नरीमन हाउस एक यहूदी सेंटर होता है। यहाँ कई यहूदी आकर रुकते और प्रेयर करते। इस जगह पर इजरायली प्रीस्ट राबी गैब्रियल होल्सबर्ग और उनकी पत्नी रिफ्का अपने बेटे मोशे के साथ रहते थे। जूस सेंटर होने की वजह से आतंकियों का प्लान यहाँ पर किसी को मारने की बजाय उन्हें बंधक बनाने का होता है। उनका मोटिव था कि वो सभी इजरायली सिटीजन्स को हॉस्टेज बनाकर इजरायली गवर्नमेंट से नेगोशिएट करते जिसके चलते इजराइल भारत पर अपने सिटीजन्स को बचाने के लिए दबाव बनाता। इस तरह आतंकियों का मकसद इजराइल और इंडिया के रिलेशन में फूट डालने का भी था। इसलिए दोनों आतंकी यहाँ रह रहे गैब्रियल और उनकी पत्नी रिफ्का पर इजराइल की एम्बेसी से बात करवाने के लिए प्रेशर बनाते हैं। लेकिन जब कोई बात नहीं बनती तो आतंकी फ्रस्ट्रेट होकर नरीमन हाउस को भी खून से रंग देते हैं। इस हमले में गैब्रियल और उनकी प्रेग्नेंट वाइफ समेत 9 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। CST स्टेशन, लियोपोल्ड कैफे, ताज होटल, नरीमन हाउस और टैक्सी बॉम्ब ब्लास्ट्स। जहां इतना सब हो रहा था तो वहीं आतंकियों का 5वां ग्रुप अब्दुल रहमान और फहदुल्ला ओबरॉय होटल के पास बोट को समुद्र के किनारे लगाते हैं और होटल की लॉबी में अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भी आतंकियों का अटैक का तरीका सेम होता है। ये दोनों आतंकी भी बाकी आतंकियों की तरह ओबरॉय होटल में गोलीबारी करते हैं। गोलियों की आवाज से कई लोग जैसे तैसे बचकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन इस दौरान आतंकी होटल के 2 स्टाफ मेंबर जॉर्डन और प्रदीप को बंदी बना लेते हैं। आतंकी पहले जॉर्डन को पकड़कर उसे फोर्स करते हैं कि वो फर्नीचर और पर्दों पर अल्कोहल डालकर उनमें आग लगाए। लेकिन ऐसा करते हुए जॉर्डन के हाथ कांपने लगते हैं जिसे देखकर एक आतंकी गुस्से में आ जाता है और जॉर्डन को गोली मार देता है। जॉर्डन के मरते ही आग लगाने का काम प्रदीप को सौंपा जाता है। प्रदीप मौत के डर से जैसे तैसे वहां मौजूद पर्दों और फर्नीचर में आग लगा देता है। इसके बाद प्रदीप से VIP लोगों के बारे में आतंकी पूछताछ करते हैं। यहाँ प्रदीप चालाकी दिखाते हुए बताता है कि VIPs ऊपर वाले फ्लोर पर होंगे इसलिए लिफ्ट से जाना पड़ेगा। प्रदीप और दोनों आतंकी लिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। लिफ्ट के खुलते ही प्रदीप आतंकियों को चकमा देकर अकेला लिफ्ट में घुस जाता है और नीचे जाने का बटन दबाकर लिफ्ट को बंद कर देता है। ये सब इतना अचानक से हुआ था कि आतंकियों को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन इस चकमे से आतंकी बहुत गुस्से में आ जाते हैं और पहले लिफ्ट और फिर चारों तरफ पागलों की तरह फायरिंग करने लगते हैं। इस हमले में 30 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। एक ही वक्त पर अलग अलग जगह से अटैक्स की खबर सुनकर महाराष्ट्र पुलिस क्लूलेस हो जाती है। कुछ देर के लिए उन्हें समझ ही नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। हालांकि गोलीबारी की सूचना पाते ही मुंबई ATS के हेड हेमंत करकरे जल्द ही अपनी टीम तैयार कर आतंकियों का पीछा करते हैं। वो पहले CST रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं पर वहां तब तक खून का खेल खेला जा चुका था। तभी उन्हें फोन पर पता चलता है कि 2 आतंकी बंदूकें लेकर कामा हॉस्पिटल के पास वाली गली में देखे हैं। ये क्लू मिलते ही हेमंत करकरे अपनी गाड़ी को कामा हॉस्पिटल की तरफ मोड़ देते हैं। इस गाड़ी में हेमंत करकरे के साथ ACP अशोक कामते, विजय सलास्कर, हेड कांस्टेबल अरुण जाधव और 3 सिपाही भी मौजूद थे। गाड़ी जैसे ही कामा हॉस्पिटल की गली के पास पहुंचती है CST पर हमला करने वाले कसाब और इस्माइल एकदम से गाड़ी के सामने आ जाते हैं और गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए वो कुछ ही मिनट्स में AK-47 की 2 मैगजीन पुलिस की गाड़ी पर खाली कर देते हैं। इस दौरान पुलिस की तरफ से भी गोलीबारी होती है जिसके चलते कसाब के हाथों में गोली लग जाती है।
लेकिन आतंकियों के ताबड़तोड़ हमले ने पुलिस की गाड़ी को छल्ली कर दिया था। पुलिस की तरफ से फायरिंग रुकते ही कसाब और इस्माइल गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं और कंफर्म करते हैं कि कोई पुलिस वाला जिंदा तो नहीं बचा। इस गोलीबारी में हेमंत करकरे सहित कई पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। दोनों आतंकियों ने जब गाड़ी में आगे पीछे देखकर पक्का कर लिया कि कोई भी जिंदा नहीं है, तो वो विजय सलस्कर, हेमंत करकरे और अशोक कामते की बॉडीज को नीचे उतारते हैं और ड्राइवर वाली सीट को खाली कर देते हैं। आतंकी पीछे की सीट पर बैठे पुलिस कर्मियों की डेड बॉडीज को भी गाड़ी से उतारना चाहते थे, लेकिन पीछे का डोर ना खुलने की वजह से टाइम ना वेस्ट करते हुए वो आगे वाली सीट पर बैठकर गाड़ी को लेकर वहां से मालाबार हिल की तरफ निकल जाते हैं। हालांकि गोलीबारी के कारण गाड़ी की हालत काफी खराब हो जाती है। गाड़ी के टायर्स में गोली लगने की वजह से कुछ दूर चलते ही गाड़ी पंचर हो जाती है। दोनों आतंकी गाड़ी को चेंज करने का सोचते हैं कि तभी उन्हें सामने से एक स्कोडा गाड़ी आती हुई दिखाई पड़ती है। दोनों गाड़ी से उतरते हैं और बंदूक के दम पर स्कोडा को रोककर उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। और मालाबार तो दो चीजें अच्छी हुई, एक तो आतंकी स्कोडा कार में बैठी फैमिली को मारना भूल जाते हैं और दूसरा ये कि आतंकियों का ध्यान नहीं जाता कि जिस पुलिस कार में बैठकर वो यहाँ तक आए थे, इसके पीछे की सीट पर हेड कांस्टेबल अरुण जाधव अभी भी जिंदा थे। उनके बस कंधे पर गोली लगी थी और वो मरने का नाटक करते हुए पूरे रास्ते इस्माइल और कसाब की बातें सुनते हुए आए थे। इसलिए आतंकियों ने जैसे ही पुलिस की गाड़ी को खाली किया, अरुण जाधव ने फौरन पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके आतंकियों की डायरेक्शन और डेस्टिनेशन के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। ये खबर मिलते ही मुंबई में हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है। सड़क पर जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दिए जाते हैं और इन बैरिकेडिंग के साथ पुलिस फोर्स भी जगह जगह पर तैनात हो जाती है। पुलिस की हरकत में आने के कारण अब चारों तरफ से दोनों आतंकी पुलिस वालों से घिर जाते हैं। भागने का एक भी मौका ना देख वो बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करते हैं। एकदम से दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगती है, लेकिन पुलिस के आगे दोनों आतंकी कहीं नहीं टिक पाते। जब आतंकियों की तरफ से गोली चलना बंद हो जाती है तो पुलिस को